बांग्लादेश फरवरी 7 2016। बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक डायरेक्टर बैंक के अकाउंट्स और बजटिंग डिपार्टमेंट में जाते हैं, जो बैंक का सबसे रिस्ट्रिक्टेड एरिया था। ये वहाँ गए थे क्योंकि वहाँ एक प्रॉब्लम आ गई थी। वहाँ एक प्रिंटर काम नहीं कर रहा था, लेकिन ये कोई ऐसा वैसा प्रिंटर नहीं था। ये ऑटोमेटेड प्रिंटर था जो बैंक के सॉफ्टवेयर से जुड़ा होता है और 24/7 बैंक की ट्रांजैक्शन रिपोर्ट रियल टाइम में दिखाता है। ये प्रिंटर काम नहीं कर रहा था। दिन का ज्यादातर समय इस प्रिंटर को ठीक करने में लग गया और बहुत मेहनत के बाद प्रिंटर काम करने लगा और बैंक की ट्रांजैक्शन रिपोर्ट प्रिंटर से बाहर आने लगी। ट्रांजैक्शन रिपोर्ट को देखकर सबके होश उड़ गए। बैंक की ट्रांजैक्शन रिपोर्ट के अनुसार पूरे $951 मिलियन, जो इंडियन रुपीस में इतने होते हैं, दुनिया के अलग अलग देशों में 35 संदेहजनक अकाउंट्स में भेजे गए थे। एम्प्लॉयज ने इस पेमेंट को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे बांग्लादेश ने पूरे $1 बिलियन खो दिए हैं। लेकिन सवाल उठता है कैसे? इस चोरी की प्लानिंग 9 महीने पहले शुरू हुई। मई 2015, फिलीपींस। कुछ लोग आरसीबीसी बैंक की जुपिटर स्ट्रीट ब्रांच में 4 बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, जिनमें $500 डिपॉजिट किए जाते हैं और इन अकाउंट्स को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। जनवरी 2016 बैंक चोरी के 1 महीने पहले बांग्लादेश बैंक के एक एम्प्लॉय ने काम के दौरान एक इन्फेक्टेड ईमेल पर क्लिक कर दिया, जिसने उसी समय सेंट्रल बैंक के कंप्यूटर सिस्टम में मलेशियस प्रोग्राम को इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। इस मालवेयर की मदद से हैकर्स को सेंट्रल बैंक के कंप्यूटर सिस्टम का एक्सेस मिल गया, जिससे ये हैकर्स बैंक के एम्प्लॉयज पर स्पाई कर सकते थे, जिससे बैंक के ऑपरेशंस के बारे में उन्हें पता चल सके। और यही उन्होंने पूरे 1 महीने तक किया। 1 महीने बाद थर्सडे को बैंक बंद हो रहा था, क्योंकि बांग्लादेश एक मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है जहां फ्राइडे और सैटरडे को छुट्टी होती है, तो 2 दिन बैंक बंद था। हैकर्स आखिरी बार बैंक के कंप्यूटर सिस्टम में एंटर होते हैं। अब वो कंप्यूटर सिस्टम में थे। इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर को मैनिपुलेट करना मुश्किल होता है, क्योंकि इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर स्विफ्ट के द्वारा होता है, जो मिलिट्री ग्रेड की सिक्योरिटी का इस्तेमाल करता है, जिससे उन्हें कोई हैक ना कर सके। यही कारण है कि ज्यादातर हैकर्स बैंक को हैक करने की बजाय लोगों के बैंक अकाउंट्स को हैक करते हैं, लेकिन इस ग्रुप के लिए ऐसा नहीं था। इनका टारगेट पूरा बैंक ही था। इन्होंने बैंक के स्विफ्ट क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल किया, जो इन्होंने बैंक के कंप्यूटर सिस्टम से कलेक्ट किए थे, जिससे वो स्विफ्ट टर्मिनल को कंट्रोल में ले पाते हैं, जैसे कि वो बैंक के असली एम्प्लॉय हो। हाँ, स्विफ्ट एकदम सिक्योर है, लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल बैंक पर साइबर अटैक होता है तो वो उस बैंक की जिम्मेदारी होती है। अगर किसी बैंक के कंप्यूटर सिस्टम में कोई खामियां होती है तो हैकर स्विफ्ट को उस बैंक के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बांग्लादेश के केस में हुआ। बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक से स्विफ्ट को 35 अकाउंट्स में $951 मिलियन ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट मिलती है, जो न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक को भेज दी जाती है। अब सवाल उठता है कि न्यूयॉर्क ही क्यों? क्योंकि वहां बांग्लादेश बैंक का एक अकाउंट था, जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के लिए रखे गए थे। बांग्लादेश से मनी ट्रांसफर की रिक्वेस्ट मिलने पर न्यूयॉर्क से फंड उन अकाउंट्स में ट्रांसफर करने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। संडे मॉर्निंग को बैंक एम्प्लॉइज छुट्टी से वापस आने पर प्रिंटर को ठीक करने में लग जाते हैं। ऑटोमेटिक प्रिंटर जो स्विफ्ट नेटवर्क से जुड़ा हुआ था वो काम नहीं कर रहा था। देखने से ऐसा लगता है कि ये कोई सिस्टम की खराबी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। हैकर्स ने ये जानबूझकर किया था, जिससे बैंक के एम्प्लॉइज को कैसे भी मनी ट्रांसफर के कंफर्मेशन मैसेज ना आए। उन्होंने सिर्फ डेटाबेस से भी एविडेंस को हटा दिया था और ऑटोमेटेड प्रिंटर को क्रैश कर दिया। बहुत मेहनत के बाद प्रिंटर काम करने लगता है और एम्प्लॉयज को $951 मिलियन की चोरी के बारे में पता चल जाता है, जिसे वो उसी समय न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक को पेमेंट्स को रोकने का ऑर्डर भेजते हैं। लेकिन उस दिन संडे था और बैंक में इसका जवाब देने के लिए कोई नहीं था। मंडे तक बहुत देर हो जाती और पैसे हैकर्स के पास होते, लेकिन एक बहुत सही चीज हो गई। न्यूयॉर्क बैंक के ऑटोमेटेड सिस्टम ने 30 ट्रांजैक्शंस को मैनुअल रिव्यू के लिए फ्लैग कर दिया, जिससे बैंक के एम्प्लॉय इन्हें रिव्यू करेंगे, तभी पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। हैकर्स के लिए ये बहुत बुरा साबित हुआ, क्योंकि पूरे $870 मिलियन का मनी ट्रांसफर ब्लॉक हो गया था। लेकिन अब भी 5 अकाउंट्स बचे थे, जिनमें $101 मिलियन ट्रांसफर किए गए थे, जो अब भी बहुत ज्यादा पैसे थे। ये पैसे कहाँ गए? 5 में से एक ट्रांसफर श्रीलंका में पैन एशिया बैंक के एक अकाउंट में भेजे गए थे, डिस्चो बैंक के द्वारा। ये पैसे शलीका फाउंडेशन के लिए भेजे गए थे, जो श्रीलंका की एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। पैन एशिया बैंक के एम्प्लॉयज ने जब देखा कि किसी छोटे से एनजीओ के लिए इतने पैसे आए हैं, तो उसने डिस्चो बैंक को ट्रांसफर वेरिफिकेशन के लिए फिर से भेजा। जर्मनी में भी इस ट्रांजेक्शन को फ्लैग कर दिया गया, क्योंकि शलीका फाउंडेशन की बजाय स्पेलिंग शलीका फाउंडेशन थी, जिसके बाद पता चल गया कि शलीका फाउंडेशन एक फेक कंपनी है। जिसके बाद पैसे फिर से बांग्लादेश बैंक के न्यूयॉर्क अकाउंट में भेज दिए गए।
अब सिर्फ 4 अकाउंट बचे थे जिनमें 81 मिलियन डॉलर्स ट्रांसफर हुए थे और ये 4 अकाउंट ना सिर्फ एक ही देश के बल्कि एक ही बैंक के एक ही ब्रांच के थे। ये अकाउंट्स थे फिलीपींस के आरसीबीसी बैंक के जुपिटर स्ट्रीट ब्रांच के। ये वही अकाउंट्स थे जो 9 महीने पहले खोले गए थे, जिनमें 500 डॉलर जमा किए गए थे। अचानक से इनमें पूरे 81 मिलियन डॉलर्स ट्रांसफर किए गए। ये अकाउंट फेक थे और हाथों हाथ अकाउंट्स में से पैसे निकाल लिए गए और पैसों की कैसीनो से मनी लॉन्ड्रिंग की गई। बांग्लादेश बैंक ने मनी ट्रांसफर को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी टाइमिंग गलत थी। स्टॉप ऑर्डर आरसीबीसी बैंक को रिसीव नहीं होता है क्योंकि उस दिन मंडे था। मंडे को फिलीपींस में छुट्टी थी। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि हैकर्स बहुत ज्यादा लकी थे क्योंकि हर चीज में देरी हो रही थी जिससे हैकर्स को फायदा हो रहा था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कोई किस्मत नहीं बल्कि प्लानिंग थी। थर्सडे को जब बांग्लादेश में बैंक बंद हुआ तब हैकर्स ने कंप्यूटर में एक्सेस ले लिया। जब फ्राइडे को फेडरल रिजर्व बैंक ने बांग्लादेश की रिक्वेस्ट को वेरीफाई करने की कोशिश की तब फ्राइडे था। बांग्लादेश के बैंक में कोई नहीं था जो जवाब देता। संडे को बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक के एम्प्लॉयज को बैंक चोरी के बारे में पता चल जाता है तो वो पेमेंट रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस दिन न्यूयॉर्क का फेडरल रिजर्व बैंक बंद था। मंडे को न्यूयॉर्क बैंक को ट्रांसफर रोकने की रिक्वेस्ट मिल जाती है, लेकिन फिलीपींस में उस दिन छुट्टी थी और ट्यूसडे को आरसीबीसी बैंक को इन फ्रॉड अकाउंट्स के बारे में पता चल जाता है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। इन 4 फेक अकाउंट्स को बनाने के पीछे 2 चाइनीज आदमी डिंग और गाओ जिम्मेदार थे और इससे पहले कि बांग्लादेश अथॉरिटी असली मुजरिम को पकड़ती उन्होंने पहले ही देश छोड़ दिया और चाइना के मकाऊ क्षेत्र में चले गए जहां से उन्हें ट्रैक करना इम्पॉसिबल हो गया। ये थी इतिहास की सबसे बड़ी बैंक चोरी। भले ही हैकर्स ने बैंक सिस्टम से एविडेंस को मिटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स फिर भी उस मालवेयर को एनालाइज कर पाते हैं और इससे पता चलता है कि जो अटैक सर्वर्स को उन्होंने इस्तेमाल किया वो एक बार नॉर्थ कोरियन आईपी एड्रेस से एक्सेस किए गए थे। नॉर्थ कोरिया। हो सकता है कि हैकर्स नॉर्थ कोरिया को फ्रेम कर रहे हों, लेकिन ज़्यादातर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस अटैक के पीछे नॉर्थ कोरिया का हाथ था। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।